यहाँ पर अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों से रहने वाले लोगों ने उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय का सहारा लिया। अनेक व्यक्तियों को विभिन्न कारणों से परंपरागत विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर नहीं मिल पाता है और ऐसे व्यक्तियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सुलभ कराना इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों, जिन्हें किसी कारणवश अपना अध्ययन पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है, वो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था, हमारा प्रयास भारत के गरीब से गरीब, पिछड़ी से पिछड़ी जनता को, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और उनका एक कदम हम आज यहाँ से ले रहे हैं। उस मुक्त विश्वविद्यालय से देश के कोने कोने में शिक्षा पहुँचेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी कि भारत के कोने कोने में और हर उस गरीब के पास शिक्षा पहुँचे जो शिक्षा के लिए साधन नहीं जुटा पाता था, शिक्षा के लिए उसके पास पर्याप्त साधन संपन्नता नहीं थी, तो उसके लिए ये शिक्षा सुलभ हो पाई। अब हम देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का, जो भी भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर पर कम लागत व व्यापक पहुंच वाला एक प्रभावशाली विकल्प प्रस्तुत करना था है। एक तरह से भारत में जहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की कमी थी, तो उस कमी को पूरा करना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 58। तो दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका 4th पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये सारी लिंक बीएड क्लासेस के नाम से अवेलेबल हैं, तो आप जहाँ भी सूटेबल लगे वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में बताते हुए उसके उद्देश्य एवं विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दोस्तों यहाँ पर पढ़ने से पहले इसकी कुछ भूमिका के बारे में हम बताते हैं। जनवरी 1985 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी राष्ट्र के नाम अपने पहले प्रसारण में नई शिक्षा नीति के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना की घोषणा की और इस घोषणा को कार्य रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रख्यात शिक्षाविदों की एक समिति गठित की गई। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर संसद के दोनों सदनों ने अगस्त 1950 ईस्वी में एक विधेयक को मंजूरी देते हुए 20 सितंबर 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय, यहाँ पर हम देखेंगे 1985 ईस्वी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पर हम देखें, देश में उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 20 सितंबर 1985 ईस्वी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों, किस तरह से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, क्या क्या प्रारूप तैयार किए गए, किस तरह से उसको विधेयक के रूप में मंजूरी मिली, ये सारी चीज़ें हमने देखी।
यह एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। भारत में रहने वाला किसी भी स्थान का निवासी कोई भी व्यक्ति इसका छात्र हो सकता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना अधिकाधिक व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों जो उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, जहाँ पर हर जगह पर उच्च शिक्षा सुलभ नहीं थी लोगों के लिए, का उद्देश्य मुक्त विश्वविद्यालय ने पूरा किया। और इसके अलावा भी इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं। नंबर 1 पे हम देखते हैं शिक्षा के छात्रों के दरवाजे तक पहुंचाकर उच्च शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना। तो दोस्तों शिक्षा को छात्रों के द्वार तक पहुंचाकर जो उच्च शिक्षा है इसका लोकतांत्रिकरण करना, जिससे कि सबके लिए उच्च शिक्षा सुलभ हो पाए। नंबर 2 पर हम देखें शिक्षा की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग विशेषकर पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के अवसर प्रदान करना और इस तरह से आम जनता में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षा आम जनता के लिए सुलभ नहीं थी, उस शिक्षा को आम जनता के लिए सुलभ बनाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, जिससे बड़ी जनसंख्या शिक्षा प्राप्त कर सके, ये इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य था। नंबर 3 पर हम देखें आधुनिक संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग द्वारा जनसंख्या के बड़े भाग को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों इस तरह से जो नई टेक्नोलॉजी थी उससे लोगों को शिक्षा दिलवाना इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य था। नंबर 4 पर हम देखें तो आयु क्षेत्र या औपचारिक शिक्षा पर विचार किए बिना शिक्षा पाने के इच्छुक सभी छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा सुलभ कराने की व्यवस्था करना। तो दोस्तों यहाँ पर आयु क्षेत्र या फिर कह सकते हैं हम औपचारिक शिक्षा पर विचार किए बिना ही, ना ही यहाँ पे एज बाउंडेशन थी, ना ही किसी क्षेत्र का बाउंडेशन था, ना ही यहाँ पे औपचारिक शिक्षा थी, बल्कि औपचारिक शिक्षा से अलग लोग बिना कक्षा के भी अपना अध्ययन पूरा कर सकते थे। तो ये सारी व्यवस्था इसलिए थी कि जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे या जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए एक सुनहरा विकल्प था। वो इस शिक्षा के माध्यम से अपनी जो शिक्षा थी उसको पूर्ण कर पाते, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, इस शैक्षिक नीति की वजह से अपने शिक्षा का स्तर ऊंचा कर पा रहे थे लोग। यहाँ पर 5 पॉइंट देश के वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना तथा समन्वय स्थापित करते हुए उसके स्तर को सुनिश्चित करना। विश्वविद्यालय यहाँ पर हम देखेंगे विश्वविद्यालय यानी कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही और इसके अंतर्गत जो मुक्त विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली थी को प्रोत्साहित करना, जिससे कि लोग अपने घरों में रहकर जो किसान हैं या फिर जो गृहिणी हैं जिन्हें वो अवसर सुलभ नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं था कि हमें भी उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना, एक तरह से कह सकते हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से लोग अपनी शिक्षा को प्रभावी ढंग से पूर्ण कर पा रहे थे। लोग अपनी जो उनकी पढ़ाई करने की जो ललक थी उस ललक को आगे ले पा रहे थे। नंबर 6 पॉइंट पर हम देखें विश्वविद्यालय की नीति तथा कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा तथा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पर विश्वविद्यालय की जो भी नीतियाँ थीं जिसके माध्यम से अधिक जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्रदान करना और साथ ही उनके जो भी कार्यक्रम थे उस राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना,
ये सारी चीज़ें और मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास करना, ये सारे जो उद्देश्य थे, इस उद्देश्य की प्राप्ति भी हो रही थी। नंबर 7 पर हम देखें, व्यक्तियों को उनके ज्ञान एवं कौशल में उन्नति करने के अवसर प्रदान करना। और इस विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों के ज्ञान और कौशल में भी वृद्धि हो रही थी और उन्हें उन्नत होने का अवसर भी मिल रहा था। नंबर 8 पॉइंट पर हम देखें, रोजगार एवं राष्ट्र निर्माण की क्रियाओं से शिक्षा को संबंधित करना। तो इस तरह से रोजगार के माध्यम से और राष्ट्र का निर्माण की क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा को संबंधित करके देश का भी विकास हो सकेगा और व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो पाएगा, जिससे कि वो आगे बढ़ पाएगा और देश भी उन्नतशील बनेगा। इस प्रणाली के पूरक के रूप में अनौपचारिक शिक्षा का विकास करना। पूरक के रूप में अनौपचारिक शिक्षा का विकास करना, जिससे कि स्वाध्याय के माध्यम से लोग अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाएं। और नंबर 9 पर हम देखें तो इस प्रणाली के पूरक के रूप में अनौपचारिक शिक्षा का विकास करना। और 10 पर है, वृत्तिक एवं व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रमों द्वारा आवश्यकता पर आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करना। तो दोस्तों, इस तरह से व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रमों द्वारा आवश्यकता पर आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करना भी इस मुक्त विश्वविद्यालय का, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय था, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों, अब हम देख चुके हैं उद्देश्य, अब देखते हैं हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताएं क्या हैं। इस पे नंबर 1 पॉइंट हम देखते हैं, इसके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर है, प्रवेश के उदार नियम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता, आयु क्षेत्र आदि परंपरागत नियमों का पालन नहीं करता है। जैसे कि स्नातक स्तरीय कार्यक्रमों में ऐसे व्यक्ति भी प्रवेश ले सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें इसके जो नियम थे जिससे कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएँ, उसके लिए बहुत ही उदार नियम थे, जिसमें आयु, योग्यता, क्षेत्र आदि परंपरागत नियमों का पालन नहीं करता है ये। और इसमें स्नातक स्तरीय कार्यक्रमों में ऐसे व्यक्ति भी प्रवेश ले सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। तो चलिए देखते हैं अब दूसरे पॉइंट पे, पाठ्यक्रमों में चयन की उदारता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र को पाठ्य वस्तु के बहुत सारे विषयों में से विषय चुनने की स्वतंत्रता होती है। छात्रगण अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें उच्च शिक्षा के लिए जो भी पाठ्यक्रम, जो भी विषय छात्र चुनना चाहता है, उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और वो अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी हमने 2 विशेषताएं देखी। अब नेक्स्ट नंबर 3 पर हम देखते हैं, अध्ययन स्थान संबंधी छूट। इग्नू में प्रत्येक छात्र अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी स्थान का भी चयन कर सकता है। तो दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है कि वो अपने जगह पर या अपने घर पर ही रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, तो कहीं ना कहीं उसे वो स्थान, अध्ययन स्थान संबंधी छूट होती है कि वो किसी भी स्थान का चयन कर सकता है अपनी शिक्षा के लिए। नंबर 4 पर हम देखें, व्यक्तिगत अध्ययन की सुविधा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में छात्र अपनी सुविधा के अनुसार तथा अपने समय के अनुसार अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। छात्रों के ऊपर दैनिक समय सारणी का कोई बंधन नहीं होता है। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी रुचि और गति के साथ अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी समय सारणी के अनुसार नहीं पढ़ना होता, बल्कि वो अपने खुद के नियमों को बनाकर अपने अध्ययन को पूर्ण कर सकता है। और इसमें प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि और गति के साथ ही अध्ययन करने का पूरी छूट होती है और एक तरह से वो अध्ययन कर सकता है। नंबर 5 पर हम देखें, आधुनिक संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग।
इग्नू अपने छात्रों को पढ़ने के लिए नवीनतम संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर, टेलीफोन पर शैक्षिक प्रसारण आदि के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से संप्रेषण के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें ऑडियो का यूज होता है, वीडियो का यूज होता है और कंप्यूटर का यूज होता है, टेलीफोन का यूज होता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे छात्र अपने जो भी समस्याएं आती हैं उस समस्याओं को भी बता सकते हैं और साथ ही अपने अध्ययन को पूर्ण करने के लिए वो इन सब चीज़ों का सहारा लेकर के अपने अध्ययन को पूर्ण कर पाते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।